अब इन तस्वीरों के बाद चार के नाम में इस वक्त की पहली बड़ी खबर। तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को रेप केस में सजा हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने रेप और यौन शोषण केस में तरुण तेजपाल को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। तेजपाल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी माना था। बता दें आपको कि 2013 के इस मामले में निचली अदालत ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया और पलटते हुए तरुण तेजपाल पर 10 साल कैद की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है कोर्ट की तरफ से, बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। यौन शोषण का ये मामला 13 साल पुराना है, जिसमें तरुण तेजपाल को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का 2021 का फैसला पलट दिया और उन्हें रेप का दोषी ठहराया। जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जाम संदेकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई खामियां थीं और समीक्षा के बाद तरुण तेजपाल को दोषी माना गया है। जेल भेजे जाने से बचने के लिए तरुण तेजपाल के वकील ने दलील दी। कहा गया कि उनके मुवक्किल को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार है। वो कभी फरार नहीं हुए और उन्होंने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया। पासपोर्ट जमा होने का भी हवाला दिया गया। नवंबर 2013 में गोवा के एक 5 स्टार होटल में तहलका मैगजीन का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम के दौरान एक महिला सहकर्मी ने तरुण तेजपाल पर आरोप लगाए थे। होटल की लिफ्ट के अंदर यौन हमले की बात कही गई थी, जिसके बाद हंगामा मच गया था। ये पूरा लेकिन मामला क्या है आपको विस्तार से हम बता देते हैं। अब तक क्या हुआ और कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो तरुण तेजपाल से जुड़ा यह मामला 2013 का। इस मामले से जुड़े अहम तथ्य जानिए। नवंबर 2013 में गोवा के एक 5 स्टार होटल में तेजपाल पर आरोप लगा। तहलका के कार्यक्रम के दौरान महिला सहकर्मी ने लिफ्ट में यौन हमले का आरोप लगाया तरुण तेजपाल पर। 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल के खिलाफ करीब 3000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में गलत तरीके से बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न, हमला और पद के दुरुपयोग से यौन शोषण जैसे आरोप लगे थे। तेजपाल ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को बेगुनाह बताया। जुलाई 2014 में तरुण तेजपाल को जमानत पर रिहा किया गया था। 2017 में गोवा की मापुसा कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। 2021 में तेजपाल को निचली कोर्ट ने बरी कर दिया था और बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने वो फैसला पलट दिया और तेजपाल को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माने का जो प्रावधान भी जो है वो उन पर जुर्माना ठोका गया। अब थोड़ा जो और इससे जुड़ी केस से जानकारी मिल रही है वो भी आपके सामने रख देते हैं। कौन है तरुण तेजपाल? थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। देखिए, भारत के नामी पत्रकारों में गिने जाते रहे तरुण तेजपाल। साल 2000 में तहलका पत्रिका की शुरुआत हुई थी, इन्होंने की थी। तहलका ने खोजी पत्रकारिता पर कई बड़ी स्टोरीज की थी और उस वक्त वाकई अपने नाम के अनुरूप भारत में तहलका मचा दिया। इन्होंने काफी नाम कमाया था इस पत्रिका ने और तरुण तेजपाल। स्टिंग ऑपरेशन तहलका की खासियत थी। मैगजीन के तहलका के रिपोर्टर अपनी पहचान बदलकर छुपे कैमरों से भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करते थे। तहलका पत्रिका ने सबसे ज्यादा नाम 2001 में अपने ऑपरेशन वेस्ट एंड के लिए कमाया। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने तरुण तेजपाल को भारत का सबसे सम्मानित पत्रकार उस वक्त बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से। अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई। सड़क हादसे में हुई अबान अहमद की मौत। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। जो जानकारी मिल रही है, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था ये अबान, और ये खबर आई कि अतीक अहमद का जो बेटा है अबान एक अपने दोस्त के साथ वो ट्रेवल कर रहा था। एक्सीडेंट होता है और दोनों उसमें मारे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के झांसी में यह हादसा हुआ। ये गाड़ी की तस्वीर देखिए, परखच्चे उड़ गए हैं, क्या हालत है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क हादसे में जिस तरह से अबान अहमद की मौत हुई, ये तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, उसकी तस्वीरें हैं। झांसी की सड़क पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ये कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। इस कार में अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद भी था और उसकी मौत हो गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे। अबान झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था, तभी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वही में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं याद, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है। हमने चश्मदीद दवा वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी,
और किसी कारण में अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है। पुलिस ने कार में सवार सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया। अतीक के बेटे के साथ सोनू नाम के युवक की भी मौत हो गई। माफिया अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, जिनमें से उमर और अली जेल में बंद हैं। असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। झांसी में हमारे सहयोगी विनोद गौतम भी वहां पर पहुंचे, जहां अतीक अहमद के बेटे की कार डिवाइडर से टकराई थी। दिखाते हैं। ये झांसी कानपुर हाईवे है, जहां माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। साथ ही उनके एक साथी की मौत हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी क्रेटा गाड़ी है जो प्रयागराज से झांसी की ओर आ रही थी। ये देखिए, ये गाड़ी, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये गाड़ी की क्या हालत है। ये गाड़ी जो है ना, हम कैमरामैन से बताएंगे कि ये जो डिवाइडर है, कैमरामैन ये दिखाएं कि ये डिवाइडर है जो जहां ये गाड़ी टकराई थी, ये डिवाइडर है, इससे गाड़ी टकराई। जानवर सामने आने के बाद ये गाड़ी अनियंत्रित हुई। अनियंत्रित होने के बाद ये गाड़ी इस डिवाइडर से टकराई। लगभग सुबह 10:30 बजे ये घटना घटित हुई। इसमें लगभग 5 लोग सवार थे। अवान जो है ना, झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी जा रहा था। जो उसका भाई अली झांसी जेल में बंद है। ये क्रेटा गाड़ी है जो कि पूरी तरीके से चकनाचूर है। और इस गाड़ी में देखिए, ये आर्मी लिखा हुआ है। ये आर्मी लिखा हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे, ये इसमें आर्मी लिखा हुआ है इस गाड़ी में। ये गाड़ी टकराई तब आप कहाँ थे? हम लोग रोड की उस तरफ थे। क्या देखा आपने? जैसी गाड़ी वहां से आ रही थी, लगभग काफी ओवर स्पीड गाड़ी थी, 100 से ऊपर गाड़ी होगी लगभग मेरे हिसाब से। तो जैसे ही आई और यहाँ कुछ जानवर दिखा, अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराई, बहुत भीषण जोरदार झट हुई और गाड़ी थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे गिरी। उसमें फिर देखा, जैसे ही चीख पुकार हुई, हम लोग वहां भाग के आए। गांव वाले और लोग आए, जे लोग, सभी लोग इकट्ठे आए। राड लेके गेट को खोला, तोड़ा। उसमें 2 लोग फंसे हुए, सभी लोग फंसे हुए थे लगभग। फिर उन लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए मौत भेजा गया और इसके बाद और 112 लेके गई है। उधर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कांवड़ियों को लेकर यह विवादित बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने आतंकवादियों से कांवड़ियों की तुलना कर दी। कहा है कि अधिकतर कांवड़िए सड़कों पर बैठकर शराब और नशे का सेवन करते हैं। शिव भक्तों के नाम पर पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं, स्कूल वैन और बच्चों को घायल करते हैं। वो शिव भक्त नहीं है, आतंकवादी हैं। सुनवाएंगे भी साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी, आप कह रहे थे कि लोग हमसे पूछते हैं कि आपके यहाँ सड़कों पे नमाज होती है क्या? तो हम कहते हैं नहीं, ये किसी को इजाजत नहीं है कि चौराहे पर आकर तमाशा करे। ये जो लोग चौराहे पर आकर तमाशा कर रहे हैं, ऐसे लोग क्या कांवड़िए हो सकते हैं? ये आतंकवादी हैं, अताताई हैं। इनको जो भी कहिए वो है। जो असली शिव भक्त हैं, उनकी कोई वीडियो आप नहीं देखोगे। वो चुपचाप जाते हैं और चुपचाप आते हैं। ये जितने भी वीडियोबाज लोग हैं, ये सारे आतंकवादी हैं मेरी नजर में। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर अब सियासी बयान आने शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने क्या कहा, सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि मौलाना रिजवी जी ने इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सभी कावड़िया मतलब आतंकवादी है। इसी तरह आरोप लगाना ठीक नहीं। कहा क्रिमिनल हो सकता है, मतलब जो कावड़िया होते हैं हर धर्म में इसी तरह के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म में लोग मतलब आतंकवादी नहीं लेकिन क्रिमिनल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये ना एक बार हर कावड़िया मतलब आतंकी है, ये स्टेटमेंट गलत है। और ऐसा स्टेटमेंट किसी ने नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उनके आराध्य देव ओसामा बिन लादेन रहे होंगे, तो उन्हें मुबारक। अगर उनके आराध्य ओसामा बिन लादेन है तो वो उन्हीं की पूजा करें। बतौर हमारे देश के जितने शिव भक्त हैं, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे सनातन के गौरव हैं, जिन पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार फूल बरसाया करती है और बिहार की सरकार उनके पांवों में कोई कष्ट नहीं हो। इसलिए कांवरिया पथ को पूरी तरह हमने उनके लिए आसान किया है और उनके लिए हर सुविधा हमने की है। और ऐसे लोगों को भगवान भोले शंकर उनका हिसाब करेंगे और आप देखिएगा उन्हें दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। और अब अगली बड़ी खबर, रांची छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई ये खबर है। वार्ता के लिए छात्रों का प्रतिनिधिमंडल तय हुआ है। 11 लोगों की टीम करेगी सरकार से वार्ता। प्रतिनिधिमंडल में 8 छात्र शामिल हैं। 11 की टीम में 1 वकील, 2 तकनीकी जानकार हैं।
एसडीओ को दी गई है प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट। अब बैठक का समय स्थान तय करेगी सरकार। समय जगह तय होते ही आज ही वार्ता संभव है। तो रांची छात्र आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट सौंपी गई है एसडीओ को। बैठक का जो समय है, स्थान सरकार तय करेगी। अगर ये सब कुछ तय हो जाता है जल्दी तो आज ही वार्ता संभव है। इसी बीच रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच झारखंड की सीआईडी ने झारखंड सरकार के कर्मचारी अभय तिवारी को गिरफ्तार किया है। जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और हेरफेर मामले में सिंडिकेट चलाने का आरोप है। सीआईडी के मुताबिक उसका ये रैकेट 40 करोड़ रुपए का था। अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर परीक्षा में फायदा पहुंचाता था। इस मामले में अभी तक सीआईडी 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर इस मुद्दे पर रांची में छात्रों का आंदोलन 13वें दिन जारी है। छात्र मीडिया की मौजूदगी में मुख्यमंत्री से वार्ता की मांग कर रहे हैं। परीक्षाओं में धांधली को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का 13वां दिन। जेपीएससी जेएसएससी सुधार मंच के तहत देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 छात्र नेता अनशन पर हैं। उनके आंदोलन ने अब जोर पकड़ लिया है। राज्य भर से छात्र आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। पेपर लेके बहुत ज्यादा होता है। हर साल पेपर बिकता है, जैसा पेपर चाहिए वैसा दाम लगता है। डीएसपी के लिए 1 करोड़ दीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा पेपर। झारखंड में पीएससी समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत को तैयार हो गए हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करें और उस दौरान मीडिया के कम से कम 2 प्रतिनिधि मौजूद रहें। अब से बात कर लेंगे हम। सरकार बात करना चाहती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सरकार का टैगलाइन है सरकार आपके द्वार। उस टैगलाइन अभी कहाँ गया सरकार के पास? और मात्र पांच आदमी को जाने देना वहाँ चाहती है। और हम लोग का एक ही मांग था कि ठीक है 5 लोग जाएंगे, लेकिन मीडिया को भी रखा जाए और मीडिया लाइव चलाएगी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट को भरोसा कैसे होगा? बंद कमरों की बातचीत में अगर आप ले लेते हैं तो हमारे स्टूडेंट को भरोसा नहीं होगा। और जो कमेटी में जब बैठक हुआ था तो हमेशा यही कहा गया था कि मुख्यमंत्री या उनका मंत्रिमंडल का कोई सदस्य आएगा, हम ओपनली यहाँ स्टेज में बात करेंगे। इस बीच परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने बुधवार देर रात 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में अब तक 19 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 25 जुलाई से छात्रों के आंदोलन के पीछे मूल वजह क्या है, जरा समझते हैं। देखिए, छात्र 14वीं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी प्राथमिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उस पर अड़े हैं। झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की भी वो मांग कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता यानी उसकी प्रक्रिया की वो मांग कर रहे हैं कि पारदर्शी प्रक्रिया हो। बीते कई सालों में हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। छात्रों को स्थानीय सीआईडी द्वारा जो जांच हो रही है वो मंजूर नहीं है। राज्य के बाहर के हाईकोर्ट जजेस द्वारा जांच की निगरानी की मांग है। पेपर लीक के जिम्मेदार अधिकारियों नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग है। सीधे मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की मांग है छात्रों की तरफ से। बातचीत के दौरान मीडिया के कम से कम 2 प्रतिनिधियों की मौजूदगी की छात्रों की डिमांड है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रांची में छात्रों के समर्थन में वहां के विपक्षी दल भी आ गए हैं। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ तो आज विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई द्वारा जांच की मांग की गई। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज झारखंड विधानसभा में भी सुनाई दी। विपक्षी सांसदों ने छात्रों के समर्थन में विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए के सांसदों ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारे बुलंद किए। आरोप लगाया कि सरकार झारखंड के युवाओं के भविष्य का सौदा कर रही है। अब ये तो आप हेमंत सोरेन जी से पूछो भाई, सरकार से पूछो, हमसे वो पूछ रहे हो, कहाँ से हम उत्तर दे पाए? सारे बड़े नेता कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सब लोग मिली भगत है सब लोगों की ये धंधे में। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू भी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन में शामिल है। आजसू ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाकर 1 साल छात्रों को समस्या के निदान करना है तो राज्यपाल का महोदय राष्ट्रपति शासन से परीक्षा लिया जाए। न तो छात्र किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है, झारखंड ही किसी पे विश्वास नहीं है। और रेट चार्ट यहाँ खुला ऑफर है। मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में अभी डिस्काउंट भी सरकार शायद दे रहा है। इस बीच हेमंत सोरेन सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे दिया है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है,
इसके साथ ही उन्होंने समाधान के लिए छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव भी दिया। इस बीच संसद में जारी गतिरोध को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, किरण रिजिजू और राहुल गांधी की फोन पर बातचीत हुई है, सदन चलाने की बात कही गई है। इसी पर राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक सहयोगियों से बात करके बताएंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर, संसद में गतिरोध कायम है और इसको लेकर जो सूत्र बता रहे हैं वो कि किरण रिजिजू और राहुल गांधी की फोन पर बातचीत हुई है। और अपडेट हासिल करने के लिए चलेंगे अखिलेश शर्मा के पास। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जो ये हम खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं उसको लेकर क्या आपके पास अपडेट, क्या जानकारी? मानसून सत्र में तीसरी बार है कि जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी से बात हुई है। आज की जो मुलाकात है वो फोन पर हुई है। इसमें किरण रिजिजू ने उनसे कहा कि सदन चलना चाहिए, इस बारे में आप विचार करें। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो अपने जो बाकी सहयोगी दल हैं इंडिया ब्लॉक के, उनसे बातचीत करके बताएंगे सरकार को। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बातचीत हो रही है। सूत्रों का यह कहना है, सरकारी सूत्रों का, कि सरकार के पास सभी बिल पारित कराने के लिए नंबर है, समर्थन है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस, उससे बातचीत की जाए, वो भी भरोसे में रहे, ताकि सरकार बाद में वो ये ना कहे कि कांग्रेस को किनारे करके बाकी दलों के साथ मिलकर के बिल पारित करा लिया गया। इसलिए सरकार लगातार कांग्रेस पार्टी से बातचीत कर रही है। ठीक है कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रिजिजू ने सदन चलाने की बात कही है, सूत्र बता रहे हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा आप सभी तक इसको लेकर विस्तार से जानकारी पहुंचा रहे थे। तो मानसून सत्र के बीच ये तीसरी बार बातचीत हुई है संसद में जारी गतिरोध पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और अब इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मॉल में दो गुटों के बीच मारपीट, जमकर लात घुसे डंडे चले हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं देवास के उज्जैन रोड पर शराबी का तमाशा देखने को मिला। बैरिकेड्स फेंके और फ्लैक्स फाड़े, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया यहां प्रशासन की तरफ से। मुंबई लोकल सेवा कुछ देर के लिए प्रभावित, ट्रैक पर युवक के आने से रोक दी गई ट्रेन, समझाने के बाद युवक को हटाया गया। चलते हैं आगे अगली खबर की तरफ। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान फायरिंग के मुद्दे पर संसद में आज भी गतिरोध बना रहा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की है। कांग्रेस ने बयान के अलावा प्रधानमंत्री के माफीनामे की भी मांग की है। इस मुद्दे पर दोनों सदनों की कार्रवाई आज फिर से स्थगित हो गई है। तो ये इस वक्त पॉलिटिकली अगर देखें तो ये एक बड़ी खबर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं विपक्ष, लगातार उस पर अड़ा हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को शुरू हुई तो फिर विपक्ष हंगामे पर उतारू हो गया। छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृह मंत्री द्वारा सदन में बयान की मांग की। विपक्ष नहीं माना तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। हर मुद्दे, हर विषय पर, हर विधेयक पर पर्याप्त समय आपको मिलेगा। आप चर्चा संवाद में अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये सदन का आचरण आपका उचित नहीं है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सदन न चलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सदन में जवाब देने नहीं आ रहे। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री के माफीनामे की भी मांग की। हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला। क्या ये पुलिस अधिकारियों ने किया? क्या पैलेट गन का उपयोग हुआ? इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई, लेकिन फिर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच स्थगित कर दी गई। उचित नहीं है। तो संसद में गतिरोध को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं की आज क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है, किसने क्या बयान दिया है, सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों को लेकर के, जमीनी मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर के, छात्रों पर चली हुई लाठियों के खिलाफ, चढ़ावा चोरी के खिलाफ,
लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार से जवाब मांग रही है। सरकार संसद से लगातार भाग रही है। आ रहे थे कि होम मिनिस्टर इस पे जवाब दें कि पुलिस को ये इजाज़त किसने दी कि इतनी इस कदर हमारे जो देश के युवा थे उन पर बर्बरता करे। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो सबसे पहले सबसे अहम वही हमारा मुद्दा है और सरकार सोच रही है कि हम लोग वो इस तरीके से सदन नहीं चलाएगी तो हम बातों को भूल जाएंगे, ये बात टल जाएगी, लेकिन ये बात टलेगी नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर अन्य मुद्दों को लोग उठाना चाहते हैं। जनता से जुड़े गंभीर मुद्दे आज भी चर्चा का हिस्सा लोकसभा और राज्यसभा में नहीं बन पा रहे। इसका मूल कारण केवल एक है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दल जो सदन को नहीं चलने दे रहे। वहाँ पे झारखंड में जो है बच्चों की इतनी स्थिति खराब है, वहाँ कोई जोमेटो, कोई स्विगी वहाँ नहीं पहुँच रहा है। कोई भी उनको जो है खाने का, मैंने देखा कि तरपाल तक लगाने की उनको जो है इजाजत नहीं मिल रही है। खाने का जो मैंने देखा लंगर, क्या उसकी स्थिति है। बच्चों ने 2-2, 3-3 दिन से कपड़े नहीं बदले हुए हैं। ये उनकी इतनी दुर्गति वहाँ पे हो रही है, लेकिन राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। और इस बीच प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज के लिए जिस मैदान को बुक कराया गया था उसकी मंजूरी निरस्त करने को लेकर भी सियासत तेज है। राहुल गांधी पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर छात्रों से वार्ता के लिए मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के दबाव में मंजूरी रद्द कर दी गई। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज के लिए मंजूरी निरस्त होने का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। 8 अगस्त को ये कार्यक्रम प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होना था। कांग्रेस इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। ये भी जहाँ कार्यक्रम हुआ था कोटा में, वहाँ पूरी ताकत लगाकर भाजपा ने पूरा वहाँ भी कैंसिल कराया। छात्रों के दबाव में फिर इनको करना पड़ा, सरकार को आदेश करना पड़ा। वही हाल देहरादून में भी हुआ, वहाँ भी कैंसिल हुआ और फिर छात्रों के दबाव में फिर वहाँ पर भी परमिशन देना पड़ा। मैदान का प्रबंधन देखने वाली कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए मंजूरी को निरस्त कर दिया। कहा कि मैदान खेल और शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा किसी और मकसद में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मैदान में पानी भरने का भी हवाला दिया। किस बात से डर रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं? अब देखना है कि प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक जगह मिलती है या नहीं। कांग्रेस का कहना है कि अगर यहाँ जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर छात्रों से संवाद करेंगे। देखिए, पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी तक युवाओं के आंदोलन के मद्देनजर कांग्रेस ने देश भर में छात्रों तक पहुंच बनाने की यह मुहिम शुरू की है। अब इसके तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के अलग अलग इलाकों में छात्रों से बातचीत करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने 17 जून को छात्रों की गूंज नाम से अभियान शुरू किया। 17 जून को राजस्थान के कोटा के दशहरा ग्राउंड में राहुल की पहली रैली हुई। इसके बाद 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून में राहुल गांधी का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन प्रशासन ने देहरादून के परेड ग्राउंड में मंजूरी को निरस्त कर दिया। और इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने रात भर प्रदर्शन किया तो जगह बदल दी गई। भारी बारिश के बीच देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी की रैली हुई। कांग्रेस ने राहुल के कार्यक्रमों के लिए देश के 28 शहरों को चुना है। इसी के तहत अगला पड़ाव 8 अगस्त को प्रयागराज है, लेकिन केपी ग्राउंड की मंजूरी निरस्त होने के बाद देखना है कि दूसरी जगह क्या मिलती है। ब्रेक के बाद 4 के अलार्म में बढ़ते हैं आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बांग्लादेश में स्टार क्रिकेटर और पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिबुल हसन के घर पर हमला कर दिया गया। दिल्ली में शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह अटैक किया गया। इसके बाद शाकिबुल हसन के घर पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके गए। दरअसल शाकिबुल हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली जुड़े थे, जिससे बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी नाराज हो गए और उन्होंने अटैक कर दिया। शाकिबुल हसन के घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया गया, पत्थरबाजी कर दी गई। सुनिए जरा, सुनिए। निक्षेप হচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সাকিবুল হাসানের বাসায় হামলা, ককটেল নিক্ষেপ হচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। हसीना ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसी में वर्चुअली जुड़े बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर शाकिबुल हसन। अब इसके बाद से कट्टरपंथी हो गए नाराज और उनके घर पर कर दिया अटैक पेट्रोल बम से और पत्थरबाजी, जिसकी आवाज आप सुन रहे थे। बांग्लादेश सुलग रहा है
और अब आग बांग्लादेश के क्रिकेट स्टार और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के घर तक पहुंच गई। मागुरा शहर में शाकिब अल हसन के घर को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। हमलावरों ने उनके घर पर पेट्रोल बम फेंका और तोड़फोड़ भी की। यह हमला ठीक शेख हसीना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ जो दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिब अल हसन श्रीलंका से वर्चुअली जुड़े थे। शेख हसीना की पार्टी ने बयान जारी कर कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की कीमत घरों में आगजनी, नव फांसीवाद की गिरफ्त में बांग्लादेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीएनपी इस्लामी जमात ने मीडिया को धमकी दी, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें छापी तो मुकदमा कर देंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ चल रहे अभियान का सबूत है। कभी बांग्लादेश के गर्व कहे जाने वाले शाकिब के घर पर हमला बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को बयां कर रहा है। इससे पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर बांग्लादेश सरकार की नींद उड़ा दी। उनके संबोधन से तारिक रहमान सरकार आग बबूला हो उठी। हालांकि भारत ने शेख हसीना के कार्यक्रम से खुद को अलग रखा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंजूरी के लिए बांग्लादेश ने भारत सरकार से ऐतराज जताया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लंबे वक्त के बाद मीडिया से बात की तो बांग्लादेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। 25 मिनट के भाषण के दौरान सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दी, उनका कैमरा बंद था। उन्होंने साफ कहा कि दिसंबर में वापस बांग्लादेश लौटूंगी, चाहे वो मुझे जेल में डालें या फिर मेरी हत्या कर दें। जनता का समर्थन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। झूठे केस, मौत की सजा से नहीं डरती, बदले की भावना से मेरे खिलाफ कार्रवाई। अपनी मर्जी से बांग्लादेश नहीं छोड़ा। साथ ही उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसके लिए 30 लाख लोगों ने बलिदान दिया था। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बांग्लादेश सरकार भड़क गई। बांग्लादेश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे देश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके बेटे और अवामी लीग के नेता सजीब वाजेद जॉय का भी बांग्लादेश सरकार पर वो बरसते हुए देखे गए हैं और भारत को सतर्क रहने की साथ ही हिदायत भी दी। उन्होंने क्या कहा सुनिए। बांग्लादेश से जब निकलेंगे आतंकवादी, शेख हसीना के बेटे का ये बड़ा दावा। बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बन गया है। ये भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है, चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दखल नहीं दिया तो बांग्लादेश से आतंकवादी निकलेंगे। बांग्लादेश में अब ISI भी एक्टिव हो चुकी है। अवामी लीग की सरकार में सैकड़ों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वो सभी रिहा हो चुके हैं, खुले में घूम रहे हैं। हिजबुत तहरीर जैसे प्रतिबंधित संगठन अब खुलेआम मार्च कर रहे हैं। अल-कायदा से जुड़े लोग सार्वजनिक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बांग्लादेश अब एक विफल देश में तब्दील हो चुका है। और अब आगे बढ़ते हुए शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर आपके सामने। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्र समाज को इजाजत नहीं, कायस पाठशाला ट्रस्ट ने वापस ली वेन्यू की मंजूरी, कांग्रेस का राजनीतिक आरोप। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, कहा राहुल के कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने के लिए बीजेपी ने रचा षड्यंत्र। राहुल गांधी के छात्र कार्यक्रम पर इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, कहा डर की वजह से कार्यक्रम रोक रही सरकार। बीएसपी एमएलए उमाशंकर सिंह का लखनऊ में निधन, कैंसर से जूझ रहे थे उमाशंकर सिंह। सीएम योगी ने भी दुख प्रकट किया। बलिया के रसड़ा विधानसभा से वो विधायक। आगे बढ़ते हैं और अब अपराध से जुड़ी खबर मुंबई के विक्रोली से है, जहां पड़ोसियों के झगड़े में एक पक्ष ने चाकूबाजी कर दी। वारदात में 2 लोगों की जान चली गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं। जमीन और दीवार पर कत्ल के निशान पड़े हैं। जरा सी बात पर खून बह गया, 2 लोगों की जान चली गई। मामला विक्रोली वेस्ट के राहुल नगर इलाके का है। एक घर में तेज आवाज में गाना बज रहा था। पड़ोसी परिवार ने विरोध जताते हुए गाने का साउंड कम करने को कहा। आरोपी सुरेंद्र और सूरज विश्वकर्मा भड़क गए। दोनों आरोपियों ने पीड़ितों पर चाकू से हमला किया। चाकूबाजी में 40 साल के सुनील विश्वकर्मा और उनके 14 साल के बेटे श्लोक को घातक चोटें आईं। इलाज के दौरान बाप बेटे ने दम तोड़ दिया। मृतक सुनील की पत्नी अंजू विश्वकर्मा और छोटा बेटा विवान इस हमले में घायल हैं।
दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी सुरेंद्र और सूरज विश्वकर्मा गिरफ्तार किए गए हैं। जहां आपसी सहमति और सलीके से मामला खत्म किया जा सकता था, वहां इतनी बड़ी वारदात हो गई। आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैरान हैं। पुलिस जांच में जुटी है। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में प्रेम प्रसंग में हत्या का एक मामला सामने आया है। शादीशुदा महिला पर प्रेमी की हत्या का आरोप लगाया। महिला ने 2 और प्रेमियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मामला सराय लंखसी थाना क्षेत्र का है। काशीराम कॉलोनी में किराए के कमरे में रहने वाले असगर अली की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस तफ्तीश में जुटी और जल्दी ही 2 आरोपी शिकंजे में ले लिए गए। सूचना करी तो जानकारी में आया कि इस हत्या में ये महिला शहजादी, इसका प्रेमी आकाश राव और इसका एक साथी जो है वो शामिल था। इसमें घटना का खुलासा करते हुए हमने 2 अभियुक्त जो है इसमें सूरज राजभर और जो महिला इसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहजादी अपने पति से अलग रह रही थी। इस दौरान वो असगर अली, आकाश राव और सूरज के संपर्क में आई। ये जो महिला शहजादी और भोगनी है, इसका कई लोगों से संबंध है। इसका संबंध आकाश राव से भी था और इसका संबंध जो है मृतक से भी था। जो मृतक था वो इस बात का विरोध करता था कि तुम जो है आकाश राव से संबंध मत रखो, और आकाश राव इस बात का विरोध करता था कि तुम जो है असगर अली से संबंध मत रखो। फरार आकाश राव की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक वो हिस्ट्री शीटर बदमाश है। और अब बात बाढ़, बारिश और आफत की। तो देखिए, मानसून से आए सैलाबी संकट, हर तरफ लगातार आफत है। लगातार बारिश से मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत का क्रोध काल देखने को हमें मिल रहा है। एक तरफ कुलगाम में जहां बादल फटने से फ्लैश फ्लड का खतरा सामने आया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में सड़क से घर तक सैलाबी कब्जा नजर आ रहा है। उधर यूपी के ही प्रतापगढ़ में लगातार बारिश से एक घर जमींदोज हो गया, जिसमें 6 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। इधर दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और उमस के बाद झमाझम बारिश तो हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया, लेकिन ये राहत चंद मिनटों में ही आफत में तब्दील हो गई। कई जगहों पर सड़कें दरिया बन गई और दफ्तर जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। और दिल्ली एनसीआर में जैसे ही थोड़ी भी बारिश होती है, लग जाता है भीषण ट्रैफिक जाम। भीषण गर्मी के बाद राहत का इंतजार था। वो आखिरकार बरसी तो सही, लेकिन अपने साथ आफत का समंदर भी ले आई। सड़कें जलमग्न हो गईं। कुछ ही घंटों में वीआईपी इलाकों से लेकर आम सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। अंडरपास का हाल ऐसा कि पानी भर गया और गाड़ियां रेंगने लगी। ये दिल्ली के सैनिक फॉर्म का इलाका है। सड़कों का हाल देखिए, जल भराव इतना कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दिल्ली के गीता कॉलोनी का हाल देखिए, जल भराव इतना कि सड़कों पर पानी भरने से लंबा जाम लग गया। इस बदइंतजामी के बीच जहां कामकाजी लोग परेशान थे, वहीं बच्चे सड़कों पर जमा पानी में छलांग लगाकर मस्ती करते कैमरे में कैद हुए। दिल्ली वालों को सावन में बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। 5 से 8 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, गुरुग्राम एक बार फिर बारिश में पानी पानी है। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें दरिया बन चुकी है और गली मोहल्लों का हाल तो इससे ज्यादा ही बदतर है। लोगों के घरों और बेसमेंट में पानी भर चुका है, घुस चुका है। देखिए जरा पूरी खबर। करोड़ों का टैक्स देने वाली देश की साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल देख लीजिए। प्रशासन के दावों की असली हकीकत देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। अंडरपास का क्या हाल है वो देखिए। यहाँ गाड़ियां नहीं, सिर्फ पैदल यात्री हैं। गुरुग्राम में कई सड़कों का बुरा हाल हो गया। गाड़ियां रेंगती रहीं और कई जगहों पर लोग गाड़ियों को धक्का देते कैमरे में कैद हो गए। मुख्य सड़कों को छोड़िए, गुरुग्राम के गली मोहल्लों की हालत और भी खौफनाक है।
पॉश सोसाइटियों से लेकर गांव तक पानी घरों के भीतर घुस गया है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। इस जल भराव ने दफ्तर जाने वालों की कमर तोड़ दी। सड़कों पर रेंगती ट्रैफिक और बदइंतजामी के चलते प्रशासन को वर्क फ्रॉम होम की सलाह देनी पड़ रही है। देखिए, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। इसका मटमैला पानी रिहायशी इलाकों और घरों तक पहुंचने को बेताब है। देखिए पूरा। रुद्रप्रयाग में आसमान से बरसी आफत के बाद अलकनंदा नदी का विकराल रूप देखिए। ये उफान लगातार डरा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। तटीय इलाकों के घरों के ठीक पास तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोग खौफजदा हैं। इस बीच केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटने से भारी सैलाब आ गया। रास्ते में खड़ी कई गाड़ियां देखते ही देखते मलबे और बोल्डरों के नीचे दफन हो गई। सड़कों का हाल देखिए। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे बसे लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर जाने की मुनादी की जा रही है। मौसम विभाग ने अभी और भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे आने वाले कुछ घंटे रुद्रप्रयाग के लिए बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। परिसीमन बिल पर इंडिया ब्लॉक के संपर्क में सरकार। परिसीमन बिल पर सहमति बनाने में जुटी है सरकार। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। विपक्षी दलों से जारी है संवाद, जहां एसपी, डीएमके और एनसीपी पवार से बातचीत चल रही है। डीएमके ने राज्य के हितों का भरोसा मांगा है। रिजिजू ने राहुल से समर्थन मांगा है। राहुल ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का सुझाव दिया है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई, सुनवाएंगे आपको जरा। प्रधानमंत्री जी तो सुबह से पार्लियामेंट में ही रहते हैं और शाम को ही जाते हैं। ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर में नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं, देखो हाउस बिजनेस पास कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं। राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। इस खबर के साथ ही 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में और रात 8:45 पर भारत की बात बताता हूं मैं।